राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह संबोधन कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रेरणा स्रोत बना था और शहीदों को अंतिम बलिदान, सर्वोच्च बलिदान देते वक्त अगले जन्म में भी भारत में ही जन्म लेकर फिर से मां भारती के लिए बलिदान करने की प्रेरणा वंदे मातरम से और ये चिर पुरातन राष्ट्र को अनेक सदियों तक अपनी संस्कृति के रास्ते पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी कई सारे मनुष्यों को इस वंदे मातरम से मिली। वंदे मातरम की दोनों सदनों में इस चर्चा से, वंदे मातरम के महिमा मंडन से, वंदे मातरम के गौरव गान से हमारे बच्चे, किशोर, युवा और आने वाली कई पीढ़ियां वंदे मातरम के महत्व को भी समझेगी और उसको राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक प्रकार से आधार भी बनाएगी। मान्यवर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम की रचना उनकी सार्वजनिक हुई। यह दिन कार्तिक शुक्ल नवमी का था। अक्षय नवमी या जगदात्री पूजा के रूप में यह दिन मनाया जाता है और जब रचना की तब शुरू में कुछ लोगों को लगा कि एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति है, परंतु देखते 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 वंदे मातरम का एक गीत देशभक्ति, त्याग और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया, जिसने हमारे आजादी के आंदोलन का रास्ता प्रशस्त किया। और कब वंदे मातरम की रचना हुई? वंदे मातरम की रचना की पृष्ठभूमि हम सब ने जरूर याद करनी चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि में सदियों तक इस्लामिक आक्रमण को झेलकर इस देश की संस्कृति और इस देश का इतिहास झंझोड़ने का काम, शीर्ण वीर्ण करने का काम हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने शासन के काल में, भारत के गुलामी के काल में एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति हमें थोपने का प्रयास किया था और उस वक्त ये वंदे मातरम का रचना बंकिम बाबू ने की और वो रचना के अंदर बहुत बारीकी से जो हमारी मूल सभ्यता थी, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, देश को माता के रूप में कल्पना कर कर देश की माता के रूप में जो कल्पना की, इसकी आराधना करने की हमारी परंपरा थी, उसको उन्होंने पुनः प्रस्तापित किया था और इसीलिए ये गीत देखते देखते कोई प्रचार के बगैर, उस वक्त ना सोशल मीडिया था ना प्रचार के कोई साधन थे, उल्टा जो सरकार थी वो तो उसको रोकना चाहती थी, प्रतिबंध लगाती थी, वंदे मातरम बोलने वालों पर कोड़े बरसाए जाते थे, जेल में डाल दिए जाते थे। फिर भी वो सारे प्रतिबंधों को पार कर कर हर एक व्यक्ति के मन को भी छुआ, आत्मा को भी छुआ और अनेक प्रताड़नाएं झेलते हुए भी वंदे मातरम कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया। मान्यवर, ये एक प्रकार से भारत के संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी लोगों को पुनः जागरण का मंत्र बन गया। गुलामी के कालखंड में कई मंदिर, विश्वविद्यालय, कला केंद्र, हमारी कृषि व्यवस्था है, हमारी शिक्षा व्यवस्था, कई सारी लाइब्रेरी अस्त व्यस्त हो गई, तोड़ दी गई, शीर्ण वीर्ण कर दी गई, मगर हमारी संस्कृति, उसके भाव को हमारे जनमानस से कोई नहीं मिला। मगर एक जरूरत थी वो भाव को जागरूक करने की और वो भाव को पुनः संगठित करने की। उसी वक्त बंकिम बाबू ने वंदे मातरम की रचना की और देखते देखते वंदे मातरम का नारा अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में ट्रैवल कर गया मान्यवर, और अंडमान निकोबार की जेलों तक पहुंच गया।
उसको ना अंग्रेज रोक सके, ना अंग्रेजों की सभ्यता को स्वीकारने वाले लोग रोक सके। मान्यवर, वंदे मातरम ने एक ऐसे राष्ट्र को जागरूक किया जो अपनी दिव्य शक्ति को भुला चुका था। राष्ट्र की आत्मा को जागरूक करने का काम वंदे मातरम ने किया। ये इसीलिए महर्षि अरविंद ने कहा, वंदे मातरम भारत के पुनर्जन्म का मंत्र है। श्री अरविंद का ये वाक्य, इसका गर्भित अर्थ वो वंदे मातरम की महत्ता को बताता है। मान्यवर, अरविंद घोष ने यह भी कहा कि देश को एक ऐसे मंत्र की आवश्यकता थी और ईश्वर ने उसे साकार करने के लिए ही बंकिम बाबू को इस भूमि पर भेजा था। श्री अरविंद का वंदे मातरम के लिए भाव बच्चे बच्चे के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया और हमारे आजादी का नारा बन गया। मान्यवर, हमारे देश को जो लोग समझते हैं, लोग जो जानते हैं, वो सभी लोगों को मालूम है कि हमारा देश पूरी दुनिया में एक प्रकार से अनूठा देश है। दुनिया के कई देशों की रचना अधिनियमों से हुई है। कहीं युद्धों के कारण हुई, कहीं युद्ध के बाद संधि के कारण हुई। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं कोई अधिनियम से तय नहीं की है। हमारे देश की सीमाएं हमारी संस्कृति ने तय की है और संस्कृति ने इस भारत को जोड़ कर रखा। और इसीलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट था, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कंसेप्ट को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को सबसे पहले गुलामी के कालखंड में जागरूक करने का काम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया। हम पूरे देश को एक बार फिर से देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे देश को जोड़ने वाला मंत्र हमारी संस्कृति है। हमारे देश को जोड़ने वाली, एक रखने वाला मंत्र हमारी संस्कृति है। और इसी के कारण वंदे मातरम का जो उद्घोष हुआ, उसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को पहली बार एस्टैब्लिश करने का काम किया। जब अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर कई सारे प्रतिबंध लगाए, तब बंकिम बाबू ने एक पत्र में लिखा था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे सभी साहित्य को गंगा जी में बहा दिया जाए। यह मंत्र वंदे मातरम अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह एक महान गान होगा और लोगों के हृदय को जीत लेगा और भारत के पुनर्निर्माण का ये मंत्र बनेगा। आज हम देख रहे हैं कि बंकिम बाबू के वो शब्द सच हुए हैं। भले देर से ही सही, ये पूरा राष्ट्र आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को स्वीकार कर आगे बढ़ रहा है। और मान्यवर, हम सब जो भारत माता की संतानें हैं, वो मानते हैं कि ये देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। वो उसको हम माँ के रूप में देखते हैं और उसका भक्ति गान भी करते हैं, और वो भक्ति गान की अभिव्यक्ति ही वंदे मातरम है। मान्यवर, आज मैं सदन में जब ये चर्चा हो रही है तब बताना चाहता हूं, वंदे मातरम की रचना में हमारे जीवन में देश की, भारत माता की कल्पना का जो योगदान है, उसको बहुत अच्छे तरीके से भावना के साथ वर्णन किया है। जल, फल और समृद्धि तीनों की दायिनी भारत माता को बताया गया। शोभित पुष्पों से मन को प्रफुल्लित करने वाली भी भारत माता को बताया गया। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, ये तीनों का जो स्वरूप है वो भारत माता है। एक प्रकार से हमारा समृद्धि, हमारी सुरक्षा, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, ये सब
भारत माँ की ही कृपा है और उसकी आराधना से ही प्राप्त हो सकता है। इतना बड़ा एक संकल्प बंकिम बाबू ने रखा। दुर्गा की वीरता, लक्ष्मी की संपन्नता और सरस्वती की मेघा, ये तीनों हमें भारत माँ की कृपा ही दे सकती है, यह मिट्टी ही दे सकती है। इसीलिए इसको बार बार प्रणाम करना चाहिए, माँ को प्रणाम करना चाहिए। मान्यवर, एक प्रकार से जिसकी उद्घोषणा 150 साल पहले बंकिम बाबू ने की, ये विचार तो बहुत चिर पुरातन है। रामायण के अंदर प्रभु श्री राम ने भी जब उनको सलाह दी गई कि इतनी वैभवशाली लंका है, आप लंका जीत ही लिए हो, तब अयोध्या जाकर क्या करना है, यहीं रह जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि माता और मातृभूमि ईश्वर से भी बड़ी